यदि आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो ये दोस्तों आज की यह वीडियो हमारी सीरीज का पार्ट 7 होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे टॉप 16 एमसीक्यूज की जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, जैसे कि DSSB PRT, आपका सीटेट हुआ। इन सभी परीक्षाओं में ये बार बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं वीडियो में बीच बीच में आपको पूरा विद एक्सप्लेनेशन और टिक्स ट्रिक्स के साथ प्रश्नों को करवाने वाला हूं। तो वीडियो को अच्छे से देखें और बिना वक्त गवाए चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे प्रश्न को, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद आंसर करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है, छोटे बच्चे एक कार्य के लिए डॉट 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 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। मतलब छोटे बच्चे एक कार्य के लिए कितने मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। ऑप्शन ए है 2 से 5 मिनट, ऑप्शन बी है 5 से 10 मिनट, ऑप्शन सी है 10 से 15 मिनट, ऑप्शन डी है 15 से 20 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा सोचिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? जो छोटे बच्चे हैं एक कार्य के लिए कितने मिनट से तक से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो जो छोटे बच्चों का ध्यान जो है लंबे समय तक नहीं टिकता। सामान्यतः क्या होता है, एक सरल कार्य पे वे लगभग 5 से 10 मिनट ही ध्यान दे पाते हैं। इसलिए पढ़ाई हुई या गतिविधियाँ हुई, इनको छोटे-छोटे खंडों में हमें रखना चाहिए। हर 5 से 10 मिनट में इनको बदलना चाहिए, ठीक है? या ब्रेक देना चाहिए, ताकि बच्चे फ्रेश रहें, सीखने में रुचि बनी रहे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 5 से 10 मिनट। दोस्तों एक यहाँ पे इस प्रश्न को लेके थोड़ा-सा ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि छोटे बच्चों से तात्पर्य क्या होता है? छोटे बच्चे मतलब प्री स्कूल के बच्चे जिनको कह सकते हैं, जो सामान्यतः 3 से 5 वर्ष के होते हैं। तो उनके हिसाब से यहाँ पे 5 से 10 मिनट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है ध्यान की जो है स्थिति है, वो उम्र पर निर्भर करती है। जैसे जितना बच्चा छोटा होगा उतना ही कम वहाँ पे उसको समय जो है वो अपना मन एकाग्र करके बैठ सकता है, और जितना उम्र के साथ जैसे-जैसे उम्र ज़्यादा होगी, ऐसे-ऐसे ये टाइम बढ़ जाता है। 10 से 15 मिनट हो जाता है, 15 से 20 मिनट हो जाता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 से 10 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल भी दोस्तों कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक-एक प्रश्न को मैं अच्छे से आपको यहाँ पे कराऊँगा। बस बने रहें वीडियो में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि विषय मेरा परिवार से संबंधित क्रियाएं और अनुभव छोटे बच्चों में किसको बढ़ावा देंगे। ठीक है, जो विषय है एक मेरा परिवार से संबंधित क्रियाएं, ठीक है, संबंधित क्रियाएं और अनुभव छोटे बच्चों में किसको बढ़ावा देंगे। ऑप्शन ए स्व जागरूकता को, ऑप्शन बी है अध्ययन को, और ऑप्शन सी है सामाजिक जागरूकता को, और ऑप्शन डी है सामाजिक व्यवहार को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जरा सोचिएगा। जब बच्चों से जो उनके परिवारों के बारे में जो है गतिविधियाँ जब कराई जाती हैं, जैसे कि रोल प्ले हुआ, कहानी साझा करना हुआ, कहानी सुनाना हुआ, ठीक है? घर के नियम, ठीक है? या किसी चीज़ की मदद करना और बातचीत करने जैसे जो व्यवहार से सीखते हैं ना, तो इसलिए क्या है, जो मेरा परिवार टॉपिक है ना, सीधे बच्चों के सामाजिक व्यवहार को मजबूत करता है। किसको? सामाजिक व्यवहार को मजबूत करता है। अब यहाँ पे देखिए, सामाजिक जागरूकता की भी कुछ बच्चे यहाँ पे बताएँगे, सामाजिक जागरूकता, लेकिन ये नज़दीकी है, परंतु जो है प्रश्न का फ़ोकस क्या है? व्यवहार पर है, प्रैक्टिकल पर है। तो इसलिए राइट आंसर होगा सामाजिक व्यवहार, सामाजिक जागरूकता नहीं होगा, ठीक है? अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सामाजिक जागरूकता नहीं होगा, ठीक है? प्रश्न का जो फ़ोकस है वो व्यवहार, प्रैक्टिकल पर है, ठीक है? चलिए, स्व जागरूकता जो होती है आपकी, वो आंशिक रूप से बढ़ेगी, पर प्राथमिक प्रभाव जो है व्यवहारिक ही होता है, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। यदि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस के लिए दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। जब एक बालक समझी हुई वस्तुओं को आत्मसात करने का प्रयास करते समय 2 प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परिपाक, ऑप्शन बी निभाव, ऑप्शन सी है अनुकूलन, ऑप्शन डी है संतुलन। चलिए बताइए, पियाजे की थ्योरी से प्रश्न लिया गया है। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, उससे इस प्रश्न को लिया गया है, ठीक है?
तो इसका आंसर वही कर पाएंगे जिसने अच्छे से पियाजे की थ्योरी को पढ़ा है। ठीक है, तो बताइएगा एक जब समझिएगा प्रश्न क्या है कि जब एक बालक है, समझी हुई वस्तु है, ठीक है, किसी के बारे में उसने समझ लिया, वस्तु को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा है और करते समय दो प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। मतलब एक तो एक वस्तु से वो सम मतलब पूरी तरह वो भली-भांति समझ गया है। मान लीजिए वो मोबाइल चलाना सीख गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए वो लैपटॉप भी चलाने का प्रयास कर रहा है। तो इन 2 जो प्रक्रियाओं के बीच जो संतुलन बनाने का वो प्रयास कर रहा है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो जब बच्चा जो है नए अनुभवों को समझने के लिए अपनी पुरानी धारणाएँ बदलता है और साथ ही साथ पुरानी चीज़ों को जोड़ता है, तो वह एसिमिलेशन और एक्कोमोडेशन के बीच संतुलन, इक्विलिब्रेशन करता है। क्या करता है? संतुलन करता है। ठीक है? तो यही संतुलन क्या है? संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संतुलन। वो क्या कर रहा है? संतुलन बनाने का प्रयास करता है, तो उसे संतुलन कहते हैं। मतलब एक्कोमोडेशन और एसिमिलेशन आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच जो क्रिया होती है उसको कहते हैं इक्विलिब्रेशन संतुलन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक बालक की संज्ञानात्मक विकास की अवधि में ठोस परिचालन अवधि क्या होती है? ये आपसे पूछा है। ठोस परिचालन अवधि, देखिए ये स्टेजेस से पियाजे की स्टेजेस से ये प्रश्न है कि एक बालक की संज्ञानात्मक विकास की अवधि में ठोस परिचालन अवधि होती है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जरा सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ठोस परिचालन की अवधि क्या होती है? जो 7 से 11 साल के बच्चों में जो है ठोस परिचालक सोच आती है, वे वस्तुनिष्ठ तर्क, वर्गीकरण और मात्रा की समझ कर पाते हैं। ठीक है? तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष की अवधि होती है। ठीक है? कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। अच्छे से देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये भी है कि आपको पियाजे की पूरी चारों जो स्टडीज़ हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? और ये आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन इनको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। चलिए, मैं भी आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में यहाँ से प्रश्न और भी ज़्यादा प्रश्न कराऊँगा, बहुत अच्छे से दोस्तों। बस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाते, जैसे कि DSSS PRT का हुआ, सीटेट हुआ, तो जितनी भी आगे परीक्षाएँ होती रहेंगी आपकी, टीचिंग एग्ज़ाम की हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस और बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वे बच्चे जिन्हें सोचने और अभिव्यक्ति की मानसिक गतिविधियों को करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते, वे अक्सर होते हैं शर्मीले होते हैं, अकेले होते हैं, प्रबल होते हैं, आक्रामक होते हैं। देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है परीक्षाओं में। बताइए, वे बच्चे जिन्हें सोचने और अभिव्यक्ति करने की जो है मानसिक गतिविधियों को करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते। मतलब आपने देखा होगा कुछ माता-पिता, जो कुछ अभिभावक होते हैं, वो अपने बच्चों को घर से निकलने नहीं देते, ठीक है? और किसी खेलने के लिए मना करते हैं, तो उनमें जो है वो क्या हो जाते हैं, वो कहीं न कहीं वो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं बच्चे के सोचने पर, बोलने पर। तो वे अक्सर क्या होते हैं, तो वो होते हैं अक्सर शर्मीले, ठीक है? क्या होते हैं वो? शर्मीले बच्चे होते हैं। समझिएगा, बच्चों को अपनी सोच और बोलने के मौके न मिले तो वो संवाद में क्या है, पीछे रह जाते हैं और शर्मीले बन सकते हैं। इसलिए क्लास में उनकी भागीदारी को बढ़ाइए, छोटे-छोटे सवाल, जोड़ा कार्य, ताकि बोलने की आदत बने और संकोच घटे। नहीं तो वो शर्म करेंगे। आपने देखा होगा ना, आप किसी को, बच्चे को स्टेज पे बुलाते हैं, वो डरता है, उसके पैर काँपते हैं, तो यही कारण होता है, ठीक है? यही कारण होता है, उनको मौके ही नहीं मिलते, पर्याप्त अवसर ही प्राप्त नहीं होते उन बच्चों को। तो इसलिए कोई भी एक्टिविटी हो, बच्चे से कहो भई भाग लो, बढ़-चढ़ कर उनको हौसला दो, ठीक है? ये नहीं कि उनको रोको। तो ऑप्शन ए शर्मीले यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहुत से बच्चे अकेले पे जाएँगे, ठीक है? अकेले हो सकता है, पर मुख्य नतीजा जो है व्यावहारिक रूढ़ता और संकोच है, ठीक है? तो ये हो सकता है, लेकिन मुख्य जो यहाँ पे होगा वो शर्मीला होगा, ठीक है? कभी-कभी आक्रामक जो है, ये तनाव से आक्रामकता हो सकती है, लेकिन सामान्य प्रभाव तो जो है शर्मीला है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक बालक
डॉट 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 की आयु में अपनी भाषा विकसित करता है, जो एक भाषा की उपयुक्त शब्दों, देखिए उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही नियमों से मिलती है। एक बालक कितने वर्ष की आयु में अपनी भाषा विकसित करता है? जो एक भाषा के उपयुक्त शब्द, जो मतलब वो शब्द है उपयुक्त शब्द और व्याकरण के सही नियम से मिलती है। तो कितने वर्ष की आयु में वो भाषा विकसित कर लेता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जरा सोचिएगा। जब आप देखा होगा आपने अपने पड़ोस में, अपने परिवार में, बच्चा कितना बड़ा बच्चा, कितने वर्ष का बच्चा जो है भाषा विकसित कर लेता है अच्छे, जिसमें व्याकरण नियमों की समझ मिलती है, उपयुक्त शब्द मिलते हैं उसकी बोलचाल में, भाषा में। तो बताइए क्या होगा? तो लगभग 6 साल के बच्चों में जो है भाषा का उपयोग व्याकरण के अनुसार करने लगता है, सही शब्द चुनना, वाक्य बनाना। इसलिए भाषागत खेल और छोटा मूल वाक्य जो अभ्यास कराइए, ताकि उनका वाक्य रचना कौशल मजबूत हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर शानदार पियाजे से। चलिए पियाजे के अनुसार क्या है प्रश्न? प्याजे के अनुसार नवजात अपने पर्यावरण के साथ पूर्णतः व्यवहारों के माध्यम से अन्योन्य क्रिया करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रतिक्रियात्मक, ऑप्शन बी सीखे हुए, ऑप्शन सी नकल, ऑप्शन डी अनुकूलक। बताइए यहाँ पे क्या आएगा? प्याजे, बताइए। नवजात का पहली बातचीत जो रिफ्लेक्सिव होती है और सकिंग या ग्रिस्पिंग जैसे व्यवहार उनके शुरुआती तरीके हैं। तो दुनिया से जुड़ने के, ठीक है, यह बाद की सीखने की नींव बनाता है। क्या बनाता है? नींव बनाता है। तो प्रतिक्रियात्मक होती है, ठीक है। पहली बातचीत क्या होती है? रिफ्लेक्सिव होती है, प्रतिक्रियात्मक होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। पियाजे के अनुसार नवजात अपने पर्यावरण के साथ पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक व्यवहारों के माध्यम से अन्योन्य क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अच्छे से पढ़िएगा कि आरंभिक कल्पनात्मक भय डॉट 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 की आयु तक गायब हो जाते हैं। ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 14 वर्ष और ऑप्शन डी है 16 वर्ष। तो आरंभिक कल्पनात्मक भय मतलब जैसे अंधेरे से डरना, ठीक है, और जैसे बच्चों से कहते हैं ना कि भूत है उस कमरे में मत जाओ। तो ये चीजें जो होती हैं बच्चों के साथ, वो किस आयु तक गायब हो जाने लगती हैं? ठीक है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आपने देखा होगा आप बच्चों को डरा देते हैं, धमका देते हैं कि उधर मत जाना, वो आ जाएगा, कि भूत तुमको ले जाएगा, उस कमरे में मत जाना, इस तरीके से। ठीक है, शेर आ जाएगा, इस तरीके से डराते हैं ना। तो ये जितने भी कल्पनात्मक भय हैं, ये किस आयु तक गायब हो जाते हैं बच्चे के? तो ये आपसे पूछा है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। बताइए। तो जो छोटे-छोटे बच्चों की कई काल्पनिक आधारित डर अक्सर किशोरावस्था से पहले करीब 11-12 साल तक धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। इसलिए भय के स्रोत पर चर्चा और तर्क देने से डर का इलाज मददगार रहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 12 वर्ष। ठीक है? 11-12 साल तक ये कम हो जाते हैं धीरे-धीरे। ठीक है? इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 12 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पियाजे से फिर से एक प्रश्न है, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए प्रश्न तो बहुत छोटा-सा है, अटपटा सा है और यहाँ पे अक्सर यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं इस प्रश्न को लेकर। पियाजे, देखिए प्रश्न क्या है? पियाजे, ऑप्शन ए है स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ लगभग जैविक परिपक्वता के माध्यम से आती है। ऑप्शन बी है स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ साथियों के साथ संबंधों की आपसी लेन-देन के माध्यम से आती है। ऑप्शन सी है स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ अभिभावकों की मॉडलिंग के माध्यम से आती है। ऑप्शन डी है स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ उनकी शैक्षिक व्यवस्था में उनके अध्ययन के माध्यम से आती है। तो यहाँ पे क्या है? देखिए पियाजे के अनुसार, पियाजे कहता क्या है उसको सुनिएगा जरा। पियाजे के अनुसार क्या है कि बच्चों की जो नैतिक और सामाजिक समझ है ना, वो मुख्यतः साथियों के साथ खेलना, बातचीत करने से बनती है। ठीक है, स्थिति पर चर्चा और नियम समझौता उन्हें नैतिक दृष्टि नहीं देता, न कि सिर्फ वयस्कों के निर्देशों से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पियाजे ने क्या कहा कि उनकी जो नैतिक और सामाजिक समझ है ना,
वो क्या है अपने पीयर ग्रुप के साथ मतलब जो साथियों के साथ खेलने से, बातचीत करने से बनती है। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कि स्वायत्त बच्चों की सामाजिक समझ साथियों के साथ संबंधों की आपसी लेन-देन के माध्यम से आती है, ठीक है? याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है गिलिगन। देखिए एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं गिलिगन। इनसे प्रश्न है कि गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्यों की? ठीक है, तो ये तो बात आपको क्लियर होगी कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने, ये पूछा जाता है। तो गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्यों की है आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है क्योंकि रिश्तों के विषय में तर्क की भूमिका और दूसरों की चिंतन को शामिल नहीं करता। ऑप्शन बी क्योंकि यह निश्चित सांस्कृतिक समूह में उच्च स्तरीय नैतिक तर्क को नहीं पहचानता है। ऑप्शन सी है क्योंकि यह नैतिक सोच पर अत्यधिक जोर देता है और नैतिक व्यवहारों पर पर्याप्त जोर नहीं देता। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न थोड़ा लंबा है और उसके आंसर भी थोड़े लंबे हैं। चलिए सोचिएगा जरा और एक बार पढ़िएगा दिमाग में और इसका आंसर करने का प्रयास यहाँ पे करिएगा दोस्तों। कितने प्रश्न आपके सही हुए अब तक दोस्तों कमेंट जरूर करते रहिएगा जिससे पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो गिलीगन थे उन्होंने कहा कि कोहलबर्ग का जो मॉडल है ना वो न्याय केंद्रित है और रिश्ते देखभाल और दूसरों की जो भावनाओं को है वो पर्याप्त महत्व नहीं देता। इसलिए उसने केयर एथिक्स पर जोर दिया, केयर एथिक्स पर जोर दिया जो रिश्तों की नैतिकता का केंद्र मानती हैं, ठीक है? तो इसलिए राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए क्योंकि ये रिश्तों के विषय में तर्क की भूमिका और दूसरों के चिंतन को शामिल नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। आलोचना क्यों की गिलिगन ने, ये आपको क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा, आंसर देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न आपको थोड़ा अटपटे से लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, ठीक है? प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, बस डेली आप यहाँ पे हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवीज़न अपना करता रहिएगा, ठीक है? जहाँ से जो आप पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते रहिएगा कंटिन्यू और यहाँ पे डेली 10 से 15 जो ये सवाल मैं आपके लिए लाता हूँ, इनको भी प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि स्क्रीनिंग यंत्र का उपयोग शिशु शिक्षकों द्वारा स्कूली वर्षों के लिए शिशु शिक्षा योजना में बच्चों की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए पूर्व स्कूली भाषा स्कूल चौथा संस्करण PLS4, ठीक है। ऑप्शन बी है संस्करण, ऑप्शन बी क्या है संस्करण जो है CELFP, CLLS पूर्व स्कूली दो आरंभिक अध्ययन क्षमता ध्वनि को परीक्षण, तीसरा संस्करण TEL3। ऑप्शन सी है ध्वनि जागरूकता साक्षरता स्क्रीन ब्रेक, PLS ब्रेक। ऑप्शन डी है भाषा आधारित पूर्व स्कूली का नैदानिक मूल्यांकन द्वितीय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बहुत से बच्चे तो इनके जो विकल्प हैं इनको समझ ही नहीं पाए होंगे, बड़े अटपटे विकल्प हैं। एक बार अच्छे से पढ़िएगा। स्क्रीनिंग यंत्र का उपयोग, ठीक है, जो स्क्रीनिंग यंत्र होते हैं उनको उपयोग शिशु शिक्षकों द्वारा स्कूली वर्षों के लिए शिशु शिक्षा योजना में बच्चों की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो स्क्रीनिंग के लिए PLS4 क्या है, एक व्यवहारिक उपकरण है। ये शुरुआती भाषा कौशल को तेजी से जांचें और शिक्षकों को बताता है कि किन बच्चों की अतिरिक्त समर्थन चाहिए, किन बच्चों को अतिरिक्त समर्थन चाहिए ताकि स्कूल तैयारी योजना तैयार की जा सके। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा PLS4, ठीक है, PLS4। बाकी ये जो है आपका CELF, PTEL, ये क्या है? ये सब अधिक डायग्नोस्टिक है, विशेषज्ञों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है
कि बच्चों का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित है? अगला प्रश्न क्या है कि बच्चों का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अमूर्त विचारों से, ऑप्शन बी ठोस वस्तुओं से, ऑप्शन सी समय से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। बताइए। आपने देखा होगा जब बच्चा है वो सबसे पहले बोलने का स्टार्ट करता है, वो क्या बोलना स्टार्ट करता है बताइएगा? तो वहीं से प्रश्न ये बना है कि जब बच्चा सबसे पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? अमूर्त विचारों से, ठोस वस्तुओं से, समय से या उपरोक्त सभी से? बताइए। पहला शब्द ज्यादातर जो है किसी ठोस चीज या व्यक्ति का नाम होता है। आपने देखा होगा जब बच्चा शुरू में क्या बोलता है, या तो मम्मा कहता है, या ठीक है, या पापा मामा ऐसे करता है ना बच्चा, तो वो क्या है अत्यधिक ठोस चीज या व्यक्ति के नाम से होता है। जो बच्चा बार बार देखता है, छूता है, वही पहले शब्द बनता है। इसलिए शुरुआती भाषा सीखने के लिए क्या है, रोजमर्रा की चीजों का उपयोग करिएगा। तो इसका राइट आंसर इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस वस्तुओं से या व्यक्ति के नाम का होता है। ठीक है, पहला शब्द जो होता है, आपने देखा होगा बच्चा उन्हीं चीजों को बार बार, जो जिसको बार बार देखता है, छूता है, वहीं से पहला शब्द बनता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि दुनिया में विविध संस्कृतियों में नैतिक विकास कोहलबर्ग का सिद्धांत से पता चला है। ऑप्शन ए इस सिद्धांत के लिए कोई सार्वभौमिक समर्थन नहीं है। ऑप्शन बी है सिद्धांत की सार्वभौमिकता के मामले में परस्पर विरोधी परिणाम है। ऑप्शन सी पहले चार चरणों की सार्वभौमिकता के लिए समर्थन मिलता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो कोहलबर्ग के सिद्धांत पर जो है अलग अलग संस्कृतियों में मिले जुले नतीजे मिले। ठीक है, कुछ अध्ययनों ने तो शुरुआती चरणों का समर्थन किया, पर उच्च स्तरों में जो है समानता कम मिली, इसलिए सार्वभौमिकता पर मतभेद है। इस पर सार्वभौमिकता पर मतभेद है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि सिद्धांत की सार्वभौमिकता के मामले में परस्पर विरोधी परिणाम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। ठीक है, नैतिक विकास, देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे गलत करेंगे इस प्रश्न का आंसर, मुझे पता है कि नैतिक विकास का जैसे ही नाम पढ़ेंगे कोहल वर्ग लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। ऑप्शन ए कोहलबर्ग, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी मार्टिन हॉफमैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। नैतिक विकास को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। ठीक है, आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो नैतिक विकास में एम्पैथी, ठीक है, अनुभूति का बड़ा योगदान है। मार्टिन हॉफमैन ने बताया है कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें शामिल करना बच्चों में नैतिक व्यवहार और विचारों को विकसित करता है। ये किसने कहा है? मार्टिन हॉफमैन ने। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से समझिएगा तब आंसर करिएगा। कोहलबर्ग क्या है, नैतिक तर्क दे रहे हैं, चरण पर है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन क्या है, नैतिक विकास को समझने में जो है एक महत्वपूर्ण अवधारणा समावेशन है। ठीक है, समायोजन है, मतलब समावेशन है। तो ये किसने बात की है? मार्टिन हॉफमैन ने की है बात। ठीक है, कि नैतिक विकास में एम्पैथी, अनुभूति का जो है बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, और उसके बाद एक प्रश्न और करेंगे हम। चलिए जल्दी से इनको कर लेते हैं, अच्छे से समझते चलते हैं कि डॉट 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 द्वारा माता पिता अपने बच्चों में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए बच्चों को बताकर कि कैसे कार्य करना है। ऑप्शन बी मूल्यपरक मुद्दों के बारे में उत्साहजनक बातचीत करके। ऑप्शन सी है सबसे अच्छी चीजों के बारे में बात करके, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? भाई माता पिता अपने बच्चों में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं, किसके द्वारा? बताइए। बच्चों के साथ जो नैतिक मुद्दों पर आप खुलकर चर्चा करेंगे तो कि तुम क्या सोचते हो, उन्हें तर्क करना सिखाता है, और यही तरीका बच्चों में क्या है, उच्च स्तरीय नैतिक सोच विकसित करता है। सिर्फ आदेश देने से नहीं बन जाती हैं चीजें। ठीक है, कि बच्चों को बताकर कि कैसे कार्य करना है, ये नहीं होगा। सबसे अच्छी चीजों के बारे में बात करके नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? मूल्यपरक मुद्दों के बारे में उन्हें उत्साहजनक बातचीत करके।
ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे काम नहीं चलेगा कि उनको सिर्फ कार्य बताओ, आदेश दो, अच्छी चीजों के बारे में बताओ, नहीं। ठीक है, खुलकर चर्चा करनी चाहिए कि तुम क्या सोचते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न है, अच्छे से इसको पढ़िएगा और उत्तर करने की पूरी कोशिश करिएगा यहाँ पे। चलिए 16वां प्रश्न की कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना। ऑप्शन ए, यह नैतिक विचारों पर अत्यधिक जोर देता है और नैतिक व्यवहार पर बहुत कम जोर देता है। नैतिक विचारों पर अत्यधिक जोर और व्यवहार पर बहुत कम जोर देता है। ऑप्शन बी, कोहलबर्ग की कहानियों की शुष्कता को अंकित करना बहुत मुश्किल है। ऑप्शन सी है, इसने पूरी तरह से संस्कृति या लिंग पर विचार किया था। तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। जो थे कोहलबर्ग जो थे कि मॉडल को जो है क्या है आलोचना मिली कि उसने क्या किया, सिर्फ तर्क पर जोर दिया, व्यवहार को कम महत्व दिया। ठीक है, जो पहले ऑप्शन में बात हुई है। ठीक है, व्यवहार को कम महत्व दिया, प्रश्नों की स्कोरिंग में समस्याएं हैं, संस्कृति और लिंग पर जो है पर्याप्त ध्यान नहीं रखा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये बहुआयामी आलोचना हुई थी। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो कैसी लगी दोस्तों ये प्रश्न और कैसी लगी ये वीडियो, बिल्कुल लाइक करके जरूर बताइएगा। और कितने प्रश्न आपके सही हुए आज की इस पार्ट में, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बहुत जल्द इसकी सीरीज के अगले पार्ट में हम मिलेंगे। तो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंचे जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं किसी भी स्टेट की। तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से दोस्तों पढ़ते रहें।